एक दिन जब एक आदमी अपने बेड से सुबह उठा, तब उसने देखा कि उसका लोअर जॉ, जो कि नीचे का जबड़ा है, वो उसके पूरे स्कल से अलग हो चुका है। और वो भी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि वो एक काफ़ी ज़्यादा अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट और एक फ़ेमस गोल्फ़र था। जी हाँ, उसका नाम है इबिन बायर्स। एंड आज हम बात करने वाले हैं इबिन बायर्स के बारे में कि क्या हुआ उस दिन, क्या हुआ उस सुबह कि उनका जो जबड़ा था, उनकी पूरे स्कल से ही निकल गया। हाय गाइस, आई एम अनुराग रावत एंड आज हम बात करने वाले हैं इबिन बायर्स की। वैसे तो इबिन न्यूयॉर्क की काफ़ी ज़्यादा अमीर फैमिली से बिलोंग करता था एंड उसके शौक भी काफ़ी अमीरों वाले ही थे। बचपन से ही वो काफ़ी अमीर दोस्तों के आसपास अमीर कॉलोनीज़, अमीर सोसाइटीज़ में ही रहा था। उसका जब कॉलेज ख़त्म हुआ, तब उसको जॉब की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। उसको फैमिली सपोर्ट करने का बिल्कुल भी चिंता नहीं था, क्योंकि उसके पापा, उसकी जो पूरी फैमिली थी, काफ़ी रॉयल, काफ़ी रिच फैमिली थी। सो जॉब करने का तो कुछ बर्डन था नहीं उसके ऊपर। जब उसका कॉलेज ख़त्म हुआ, तब उसने इंस्टेड ऑफ डूइंग जॉब, उसने अपना पैशन को फ़ॉलो करने के लिए सोचा। उसका जो पैशन था, उसका जो इंटरेस्ट था, वो गोल्फिंग में था। उसको गोल्फ़ खेलना बहुत पसंद था एंड ऐसा ही नहीं था सिर्फ़ पसंद था उसको, बल्कि उसको एक्चुअली गोल्फ़ अच्छा खेलना आता था। वो काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस करता था और उसके दिमाग में बिल्कुल भी जॉब की कोई टेंशन नहीं थी कि उसको जॉब करनी है। एंड अपना पैशन फ़ॉलो करते-करते वो काफ़ी ज़्यादा गोल्फ़ की ट्रेनिंग करने लगा। काफ़ी सारी अकेडमीज़ में उसने खेला, काफ़ी सारे मैचेस खेले एंड धीरे-धीरे करके वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता गया गोल्फ़िंग की दुनिया में। जो गोल्फ़र थे, काफ़ी अच्छे से जानते थे उसको, काफ़ी फ़ेमस गोल्फ़र बन चुका था वो उस टाइम का। एंड जब उम्र बीती उसकी, तब गोल्फ़िंग के साथ-साथ जो उसके फ़ादर थे, उसने अपने बेटे यानी कि एबिन को चेयरमैन बना दिया अपनी उस इंडस्ट्री का। एंड जैसे ही वो बिज़नेस में आए इबिन, तो रातों ही रात उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे आ गए एंड काफ़ी ज़्यादा पैसे और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफ़िट भी हो रहा था उनको। ऐसा नहीं था कि इबिन के फ़ादर ने उनको एक लॉस वाली इंडस्ट्री या फिर कंपनी उसके हाथ में, इबिन के हाथ में दे दी, बल्कि एक काफ़ी अच्छी कंपनी जो काफ़ी अच्छे से रन कर रही है, वो कंपनी मतलब वेल सेटल्ड कंपनी, उसने उसको इबिन को चेयरमैन बना दिया उस टाइम का। जब वो चेयरमैन बना, तो उसके बाद एक्स्ट्रा पैसा आ रहा था उसके पास। सो उसने उन पैसों से काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ खरीदी, काफ़ी सारी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया। ऑल्सो उसने काफ़ी सारे सारे स्टेडियम्स खरीदे एंड स्टेडियम्स भी कोई छोटे-मोटे नहीं, बल्कि उस टाइम पे उस स्टेडियम्स में इंटरनेशनल मैचेस भी होते थे। सो काफ़ी बड़े-बड़े स्टेडियम्स उसने खरीदे एंड धीरे-धीरे करके इबिन का जो इंटरेस्ट था, वो गोल्फिंग से ज़्यादा बिज़नेस में शिफ्ट हो गया था। तो फिर वो गोल्फिंग जो थे एज़ अ पार्ट टाइम, मतलब कभी फन के लिए खेल लिया, बट मेन फ़ोकस उनका बिज़नेस में ही था। तो बिज़नेस में ज़्यादा फ़ोकस करने लग गए वो। उसके बाद एक दिन, जब वो काफ़ी सालों बाद, जब वो 47 ईयर्स के थे, तब वो एक मैच, कैलकट में एक कॉलेज है या फिर एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे एक फुटबॉल या फिर सॉकर का मैच हो रहा था। तो वहाँ पे वो देखने गए थे एंड काफ़ी अच्छे से उन्होंने मैच देखा, कप मैच एन्जॉय करा। उसके बाद तो उन्होंने फर्स्ट क्लास एसी जो कंपार्टमेंट था, वो बुक करा था। एंड हम सबको पता ही है कि फर्स्ट क्लास एसी में काफ़ी सारे बेड होते हैं, काफ़ी अच्छे से देखभाल करी जाती है, जो वहाँ पे जो लोग आते हैं, जो पैसेंजर होते हैं उनकी। एंड वहाँ पे जो सफ़र था उसका, कैलकट से लेके उनके अपने जो घर तक का जो सफ़र था, वो 12 घंटे तक का था और बीच में रात भी थी, इसलिए जो इबिन थे, वो ऊपर जो बेड लगा था, वहाँ पे जाके सो गए। जब ट्रेन चली, तो फिर कभी अगर बीच में ट्रेन रुकी होगी जब, तो वहाँ से ना वो नीचे गिर गए, अपने बेड से वो पूरी नीचे की तरफ गिर गए और उनके जो हाथ में थी, वो काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई। खैर, रात का टाइम था, तो फिर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया उन पे और सब सो रहे थे, क्योंकि उसके बाद वो रात को वहीं बेड पे चढ़ के वापस सो गए। उनका हाथ फिर भी दर्द कर रहा था, बट इतना ज़्यादा उस टाइम पे दर्द नहीं कर रहा था, जितना कुछ टाइम बाद होने वाला था उनको। जब 12 घंटे बाद जब वो अपने घर पहुँचे, तो घर पहुँचने के बाद उनका जो दर्द था, वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया। तो उन्होंने फटाफट से डॉक्टर को बुलाया अपने घर पे एंड डॉक्टर ने जब उनका चेकअप करा, तब उनको ये पता लगा कि एज़ सच कुछ बड़ी बात नहीं है, सिर्फ़ छोटी-मोटी चोट आई होगी इंटरनली, बट एज़ सच कुछ हड्डी-वड्डी नहीं टूटी या फिर कुछ मांस-वास नहीं फटा। बट जो डॉक्टर था, उसने उसको कहा था कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, क्योंकि जो एबिन थे, वो बिज़नेस के साथ-साथ थोड़ा बहुत कभी-कभार गोल्फ़ खेलते थे, तो गोल्फ़ खेलने में उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि गोल्फ़ में हमको हाथ स्विंग करना पड़ता है। इसलिए उनको प्रॉब्लम हो रही थी काफ़ी देर से, तो फिर उन्होंने बोला कि मुझे एक पेन किलर दे दो। तो डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया कि एक पेन किलर तो तुम नॉर्मल भी ले सकते हो, बल्कि एक और पेन किलर आई है मार्केट में, जो कि एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट क्योंकि एबिन काफ़ी रिच था, उसको पैसों की परवाह नहीं थी, तो उसने बोला कि हाँ, मुझे वो जो महँगी वाली है, जिससे पेन जल्दी खत्म होता है, वो वाली पेन किलर तुम ले आओ। तो जो डॉक्टर था, उसने उसको प्रिस्क्रिप्शन में लिख के दिया कि सो डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्रिप्शन में लिख के दिया कि ये दवाई है एंड इसको तुम्हें हर रोज़ 1 स्पून लाइक कंज़्यूम करनी है हर रोज़, जब तक तुम्हारा दर्द ठीक ना हो जाए। एंड उस दवाई का नाम था रेडाथॉर। जिसको अभी रेडाथॉर के बारे में पता है, तो वो तो समझ गया होगा कि आखिरी में एबिन के साथ क्या होने वाला है, बट अगर जिसको नहीं पता, खैर उसको पता लग जाएगा पूरी वीडियो खत्म होने तक।
जैसे ही एबिन ने ये दवाई कंज्यूम करनी शुरू करी, उन्होंने जब 1 चम्मच दवाई जब पीनी शुरू करी, ऐसा लगा कि दवाई पीते ही उनका जो पूरा दर्द था वो खत्म हो गया एंड वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करने लगे। वो उस टाइम पे 47 ईयर्स की एज के थे एंड उनको लग रहा था कि वो भी 20-25 साल के यंग लड़के हैं, जो इतनी एनर्जी आ गई थी उनके अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक और काफ़ी ज़्यादा हैप्पी लाइफ जी रहे थे वो उस दवाई को कंज्यूम करने के बाद। धीरे धीरे करके जो उनका जो डोज था, उनका दर्द भी खत्म हो गया था, पर फिर भी उन्होंने जो उसकी डोज थी वो आधी चम्मच से लेके दो चम्मच से लेके आधी बॉटल से लेके पूरी 1 बॉटल तक कंज्यूम करना शुरू कर दिया था। और एक टाइम ऐसा भी आया था कि एबिन एक दिन में 3-3 रेड थॉर की बॉटल कंज्यूम कर रहे थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइक प्रॉब्लमेटिक होने वाली थी उनके आगे की लाइफ के लिए। और ये भी बोला जाता है कि 3 साल के अंदर अंदर उन्होंने 1400 बॉटल रेड थॉर की कंज्यूम कर ली थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। 1931 में जब एबिन बायर्स अपने बेड से उठे, तब उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी कि उनका जो जॉ है वो पूरा स्कल से मतलब नीचे उतर चुका है। उनको बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था, उनको बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था कि उनकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, बट उनको ये दिख रहा था कि उनका जो जॉ है वो पूरा उतर चुका था उनकी बॉडी से। एंड ये थी उसकी कुछ फोटोज़। जब डॉक्टर ने पूछा कि तुम्हें ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि जब तुम्हारा जॉ निकल रहा था तुम्हारे स्कल से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर एक कंक्लूजन पे निकले कि जो रेड थॉर था उसने बेसिकली नर्व्स और जो वेन्स होती है हमारी, उस पर काम किया था और उसकी जो पूरी नर्व्स थी उसको उसने गला दिया था अंदर से, जिसकी वजह से एबिन को बिल्कुल भी कुछ फील नहीं हो रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। ऑल्सो एक और चीज़ ऑब्जर्व करी डॉक्टर ने कि उसके जो स्कल था उसमें छेद हो गए थे काफ़ी ज़्यादा, और जो उसका ब्रेन था, अंदर का ब्रेन, वो स्कल के थ्रू बाहर निकल रहा था। मतलब उसका जो ब्रेन था वो दिख रहा था लोगों को बाहर निकला हुआ। खैर उसकी पिक्चर्स काफ़ी ज़्यादा लाइक अजीब सी है, इसलिए मैं उसको नहीं लगा सकता यूट्यूब पे, क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाते हैं उसकी वजह से। इसलिए लाइक तुम बस इमेजिन कर सकते हो कि उसके जो स्कल में छेद हो गए थे उसकी वजह से ब्रेन उसका बाहर निकल रहा था उसके स्कल से। एनीवेज, बट एक्चुअली उस दवाई में था क्या ऐसा जो उसकी पूरी बॉडी डैमेज हो गई। सो रेडिथॉर बाकी कुछ और नहीं बल्कि रेडियम प्लस वाटर ही है। तो बेसिकली रेडिथॉर बनाया ऐसे जाता है रेडियम और पानी। और जिसको नहीं पता रेडियम क्या है, रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो किसी भी ह्यूमन की बॉडी के अंदर जाके उसको रेडियो एक्टिव बना देता है। हमें बिल्कुल भी कुछ दर्द या फिर फील नहीं होता कुछ। खैर उस टाइम पे काफ़ी पुराना टाइम था, उस टाइम पे 90s अर्ली 90s में, तो वहाँ पे इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी और किसी को पता नहीं था एक्चुअली रेडियम होता क्या है। सबने सिर्फ इतना ही देखा कि रेडियम एक्चुअली पेन किलर की तरह काम कर रहा है और सबने कंज्यूम करना शुरू कर दिया। देखते देखते जब ये एबिन का जो ये केस था कि उनका जो ऐसा ऐसा हो गया उनके जॉ के साथ, उनका स्कल से ब्रेन निकल रहा है, तो ये जो खबर थी पूरी की पूरी लाइक पूरी दुनिया में फैल गई एकदम आग की तरह। और सबको पता लगा कि एक्चुअली ये रेडियम कितना ज़्यादा खतरनाक है। और उसके बाद से रेडियम जो रेडियोथॉर है उसका कंजप्शन, उसको बेचना बैन कर दिया गया। एक और चीज़ जो मैंने बताई नहीं अभी कि जो उनकी 1932 में उनकी मौत हो गई थी एबिन की। 1931 में उनका जो जॉ था वो पूरा नीचे आ गया था। उसके बाद वो किसी तरीके से बस बेड में पड़े पड़े वो जिंदा थे एंड 1932 में उनकी मौत हो गई। और उनकी जो लाइक बॉडी थी उसको लेड कॉफिन में, स्पेशल लेड कॉफिन बनाया गया उनकी बॉडी के लिए। बाकी लोगों के लिए वुडन कॉफिन बनाया जाता है, पर उनकी बॉडी के लिए लाइक स्पेशल लिड का से अंदर कोटिंग हो रही थी उसकी, वैसा वाला कॉफिन था उनका, ताकि जो भी उनकी जो बॉडी से रेडिएशन निकल रही है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो रेडिएशन निकल रही है वो बाहर मिट्टी में ना लाइक अब्जॉर्व हो जाए। एंड ये थी एबिन की स्टोरी कि उन्होंने कैसी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपनी पूरी लाइफ ख़राब कर दी। इतना ज़्यादा उनकी इतनी ज़्यादा रिच और सक्सेसफुल लाइफ थी, उन्होंने पूरी ख़राब कर दी अपनी लाइफ एक ही झटके में। ऑल्सो एक और चीज़ कि डॉक्टर की भी कुछ खास गलती नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस या फिर इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम बता पाए कि रेडियम कैसा सब्सटेंस और हमारी बॉडी में कैसा इफेक्ट करता है वो। एबिन शायद पहले शख्स होंगे जिन्होंने लाइक रेडियोथॉर यूज़ किया होगा अपने लिए, और शायद ओवर कंज्यूम ही कर लिया जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। एंड जब साइंटिस्ट ने 30 साल बाद उसकी कब्र को वापस निकाला और ये चेक करने के लिए कि उसका रेडिएशन लेवल क्या है, तो उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि उसका जो रेडिएशन लेवल था वो एग्जैक्टली सेम था। क्योंकि रेडियम की जो हाफ लाइफ होती है वो एक 1600 साल होती है, मतलब 1600 ईयर्स, जो काफ़ी ज़्यादा है। और अभी तक सिर्फ 30 साल हुए थे उनको, तो बिल्कुल भी नेग्लिजिबल चेंज था उसकी जो रेडिएशन लेवल था उसमें। सो दैट वाज अ स्टोरी कि कैसे एक फेमस गोल्फर और इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपनी पूरी लाइफ ख़राब कर दी जस्ट एक गलत डिसीजन और एक थोड़ा जल्दी पेन ख़त्म करने के चक्कर। सो दैट्स इट गाइज, आई होप काफ़ी डिस्टर्बिंग सा केस था ये एबिन बायर्स का, कि कैसे उन्होंने ड्रग अब्यूज़ करके अपनी पूरी लाइफ और बॉडी और अपनी पूरी फैमिली का साथ छोड़ दिया। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।